आइए हम लोग स्टार्ट करें अब इक्विटी एनालिसिस का डीजेबी बुक से सॉल्यूशन। और मैं आ गया हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 17 में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इन चैप्टर्स में अभी मैं जो करा रहा हूँ वो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एक बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा है, और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट से रिलीज़ किए गए हैं जो शायद हम लोग अपने क्लास में ना किए हों। तो डीजेबी बुक का जो मैं अभी सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये पूरा बुक को सॉल्व नहीं कर रहा, बट कुछ क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो नया हो, जो हमने अपने रेगुलर क्लास में ना किया हो, तो मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ। फाइन। इसके लिए आपके पास डीजेबी बुक होना चाहिए और उसका आप क्वेश्चन नंबर 17 इक्विटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन में आ जाएंगे। एक और बात बताते हैं, जब मैं रेगुलर क्लास कराता हूँ एसएफएम का, उसमें मैंने इक्विटी एनालिसिस का 4 पार्ट बना रखा है ABCD। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाकर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन नाम का चैप्टर बनाया है इस बुक में, उसमें डाल दिया है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इक्विटी एनालिसिस का ही पार्ट ABCD का कुछ क्वेश्चंस लास्ट के तरफ का, वो फ्री कैश फ्लो वाला कुछ और कुछ EVA वाला सम्स को उठाकर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में डाल दिया है। ठीक है। और बाकी जो बेसिक अपना प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह था वो यहाँ पे रखा हुआ है। फाइन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 17 से। ये एक रिवीजन के एंगल से उठा रहा हूँ, हालांकि ये क्लास में किया हुआ है। इसमें होम मेड डिविडेंड की एक पढ़ाई है, उसको सीख लेते, एक बार रिकॉल कर लेते, एकदम नया है ना। चलिए आइए। SAM Limited has just paid a dividend of rupees 2 per share and it is expected to grow at the rate 6% per annum. ठीक है। नेक्स्ट, ये दिया हुआ मतलब आपका D0 और ये दिया हुआ ग्रोथ रेट। आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर्ड टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स। ये वाला डिविडेंड देने के बाद बोर्ड ने बोला अब नेक्स्ट 3 डिविडेंड हम लोग नहीं देंगे, एक नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑफ सेम रिस्क एज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ। 4 साल के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। द डिविडेंड्स विल देन बी ₹2.5 पर शेयर एंड विल ग्रो एट द रेट 7% पर एनम। सो ये डिविडेंड कब से आएगा? 4th ईयर से। D4 दिया हुआ है। इफ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड एंड ग्रोथ रेट विल ऑल्सो चेंज, 7% हो जाएगा जो पहले 6% था। ठीक है। एन इन्वेस्टर हैज़ 1000 शेयर्स इन SAM लिमिटेड एंड वांट अ रिसीप्ट ऑफ एटलीस्ट 2000 पर एनम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। सो इसको हर साल का 2000 रुपया चाहिए एटलीस्ट। इवेल्युएट वेदर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो पहले अपने को क्या करना है, विदाउट डूइंग द प्रोजेक्ट एक मार्केट वैल्यू निकालना है शेयर का, और फिर विथ प्रोजेक्ट शेयर का मार्केट वैल्यू निकालना है। कंपेयर करने के लिए जो भी मार्केट वैल्यू निकालेंगे वो P0 निकालेंगे 2 बार। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रिकमेंड हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसीट, जो 2000 रुपया पर एनम है, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर, गिवन दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 8%। सो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि 8% है, जो दोनों पार्ट का सम सॉल्व करने में काम आएगा, आपको सेकेंड पार्ट में बताना है कि कैसे हमारा इन्वेस्टर वो 2000 रुपये का इनकम मेंटेन कर लेगा। तो सिंस कंपनी ने बोला कि मैं तो अभी डिविडेंड दिया, उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स डिविडेंड नहीं देने वाला हूँ, बट नेक्स्ट 3 ईयर्स भी इनको 2000 रुपये यदि चाहिए, तो ऐसा हम लोग एक MM थ्योरी में पढ़ते हैं, डिविडेंड पॉलिसी नाम का चैप्टर में, कि कोई भी किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं है, हर आदमी अपना जुगाड़ खुद बैठा लेता है। और इन्वेस्टर को यदि डिविडेंड मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो शेयर्स बेच के होम मेड डिविडेंड पैदा करता है। तो कॉन्सेप्ट था होम मेड डिविडेंड। होम मेड डिविडेंड क्या होता है? व्हेन अ कंपनी डजंट गिव डिविडेंड बट इन्वेस्टर हैज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कैश फ्लो फ्रॉम द कंपनी, द इन्वेस्टर कैन जनरेट डिविडेंड बाय सेलिंग सम ऑफ हिज शेयर्स। सो शेयर सेल करके जो कैश फ्लो लाते हैं हम लोग, उसी को हम लोग होम मेड डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये MM थ्योरी में आया था, डिविडेंड पॉलिसी में MM थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट बना था, बट अभी MM थ्योरी का और कोई फंडा यूज़ नहीं हो रहा है, बस अब अपने को वैल्यूएशन करना है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, हो सके तो जब भी मैं कोई सम कराऊँ, आप एक कॉपी लेके उसको सॉल्व करिए, उसमें नोटिंग कर लीजिए,
तो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगा। मैं तो आप जानते हो ना, थोड़ा बुक में ही करने का चांस रखता हूँ ज़्यादा हाथ में, ठीक है। तो मैं बुक में कभी कभी करता हूँ और यहीं पे पेज इंसर्ट कर करके कर रहा हूँ, आपको मालूम है ना। तो कृपया करके मैं यही बोलूँगा कि आप अगर हो तो कॉपी बना ले सॉल्यूशन का मेरे साथ साथ, और सॉल्व करें कॉपी में सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिख कर। सो पहला पार्ट है यहाँ पर, वेदर द मार्केट वैल्यू इज़ अफेक्टेड और नॉट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स का मतलब है कि मुझे क्या निकालना है, P0 निकालना है। P0 दो बार निकालेंगे, एक बार पहले निकालते हैं हम लोग एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमने D0 दिया हुआ है 2 रुपया, तो P0 का इक्वेशन होता है D1 बाई KE माइनस जी। सो करेंट में D0 था 2 रुपया, ग्रोथ रेट है 6%, तो D1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.06, करेक्ट, बाई KE माइनस जी। तो KE कितना है हमारा, KE 8% और G है 0.06। सो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई 0.02, दिस इज कमिंग ₹106। नेक्स्ट आएगा PO, PO आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट। PO मतलब P0, PO आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट। PO आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट में D4 दिया हुआ है, तो पहले P3 आएगा। D4 याद है आपको, दिया हुआ था क्वेश्चन में, KE माइनस जी। D4 आपका दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 बाई KE माइनस जी इज 0.08, ग्रोथ रेट हो गया 0.07। सो डिवाइड करके आ रहा है ₹250, ₹250, ठीक है। नेक्स्ट, इससे अगर मैं P0 निकालूंगा तो मैं P3 को ही डिस्काउंट कर दूंगा 1 प्लस KE के पावर में क्यूब। सो 250 बाई 1 प्लस 0.08 के पावर में 3 करके देखिए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। सो 1.08 का 3 बार का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आता है, 1 2 3, 0.7938 इंटू 250, दिस इज कमिंग ₹198.46। सो विदाउट न्यू प्रोजेक्ट वैल्यू वाज 106, अभी हो गया है 198। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, इवैल्यूएट वेदर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। सो आंसर क्या है कि देयरफॉर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स has increased by ₹198.46 minus 106 is equal to 92.46 due to decision of the board, due to decision of the board, ठीक है। तो ये तो अच्छा ही चीज़ हुआ कि बोर्ड ने डिसीजन लिया और कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ गया। नाउ सेकंड है, रेकमेंड हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसीट। तो उसको 2,000 रुपया कमाना है, तो हर साल शेयर बेचेगा और क्या करेगा। तो सेकेंड पार्ट में, टू मेंटेन द टारगेट रिसीट, टू मेंटेन द टारगेट रिसीट ऑफ ₹2,000 पर एनम, ऑफ ₹2,000 पर एनम, द इन्वेस्टर विल sell its share, the investor will sell its shares, ठीक है। अब क्या दाम पे सेल करेगा, ये एक पॉइंट है। तो ईयर, प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, और उससे कैश फ्लो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो, जिसको आप होम में डिविडेंड बोलते हैं। सो ईयर 1 में यानी P1 का प्राइस चाहिए, P0 का प्राइस तो मालूम है, तो P1 का प्राइस क्या होगा,
ठीक है। सो P1 का प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो जैसे अपने को P3 मालूम था, P3 से P0 निकाला, ओके, उसी तरह से आप P2 और P1 निकाल लो, ठीक है। ये प्राइस आफ्टर बोर्ड डिसीजन के हिसाब से निकालोगे, आफ्टर बोर्ड्स डिसीजन के हिसाब से जो डेटा था उसको लेके निकालोगे। तो P3 हम लोग को मालूम है विच इज़ 250, तो P2 क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाई 1.108, एक बार बस डिस्काउंट करेंगे हम, ठीक है। 3 से 2 आने के लिए एक बार डिस्काउंट करेंगे। 250 डिवाइड बाई 1.08 करने से आ रहा है 231.48। फिर 250 को दो बार डिस्काउंट कर दीजिए तो P1 पे आ जाएंगे, यानी 231.48 को एक बार और 1.08 से डिस्काउंट कर दीजिए। सो ये आ रहा है 214.33, करेक्ट। सो आपको अब 2000 रुपया चाहिए, तो कितना शेयर्स बेचोगे, तो 2000 बाई 214.33, 2000 बाई 214.33 करने से आ रहा है 9.33 इक्वल टू, आप मान लो 10 शेयर्स, 10 शेयर बेच दो, तो उसके पास कैश कितना आ गया, 2143.30 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी 2000 रुपया चाहिए और 231.48 अगर शेयर प्राइस है, तो कितना शेयर्स हम बेचेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 231.48, 8.64, यानी कि आप सोचो 9 शेयर्स, राउंड फिगर कर लो, 9 शेयर्स इंटू 231.48 करके कितना कैश फ्लो आ गया। देखो हमारा जो 2000 रुपया एटलीस्ट का रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट लिखा हुआ था वहाँ पे। फिर यहाँ पे 2000 के लिए 250 से डिवाइड करके 8 शेयर। अब शेयर क्यों बेच रहे हैं, बिकॉज हम लोग डिविडेंड तो कुछ कंपनी दे नहीं रही, हम लोग को डिविडेंड चाहिए, तो होम मेड डिविडेंड इसी को बोलते हैं। इससे पूरा 2000 आ गया। इसके बाद भी आप देखना क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा है, बोला है कि ऑल्सो बताओ इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर। इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर का क्या मतलब है, तो अब देखो इसके बाद कितना शेयर्स इसने बेच दिया अभी तक, 9, 8, 17 और 10, 27 शेयर बेच दिया, टोटल 1000 शेयर था। तो नंबर ऑफ शेयर्स इन हैंड कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स इन हैंड अभी भी कितना बचा हुआ, 1000 में से 27 इज इक्वल टू 973 शेयर्स। 1000 माइनस 27 करने से आ रहा है 973 शेयर्स। अब इन 973 शेयर से 4th ईयर से डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। D4 विल बी 2.5 करके मिलेगा इंटू 973, तो 2.5 इंटू 973 इज इक्वल टू 2432.5, 2432.5। तो इससे क्या समझ में आया कि 2432.5 चाहिए था 2000 ही, और 4th ईयर से और ज़्यादा ही मिल रहा है 2432.5। सो दिस इज़ एन इम्प्रूव्ड इनकम, दिस इज़ एन इम्प्रूव्ड इनकम ओवर एंड अबव रुपीज़ 2000 पर एनम, ओवर रुपीज़ 2000 पर एनम, ठीक है। तो देयरफॉर कंपनी का डिसीजन से शेयर होल्डर का भी होम मेड डिविडेंड से भी काम हो गया हर साल का 2000, और उसके बाद ईयर 4 से भी उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो मेन ट्रिक क्या था यहाँ पर, हर साल का ये शेयर प्राइस निकाल कर शेयर को बेचना। जिनको होम मेड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा उनसे सम होने में दिक्कत होगा, ठीक है। कंपनी डिविडेंड दे नहीं रहा है तो डिविडेंड कहाँ से जनरेट करेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट है होम मेड डिविडेंड का, ध्यान रहेगा। चलो एक रिकॉल हो गया इस बहाने से। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा (27). आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं। May 19 एग्जाम का क्वेश्चन है, द शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड वेयर करेंटली बीइंग ट्रेडेड। थोड़ा सा ना जगह जगह टाइपिंग एरर भी है इधर, तो मैं जैसे जैसे ठीक करूँगा आप ठीक कर लीजिएगा।
नॉर्मली क्या होता है, कोई भी टाइपिंग एरर जितना जल्दी मिलता है ना हम लोग उतना जल्दी बुक में इनकॉर्पोरेट करा के नया बुक निकाल देते हैं। तो हो सकता है जब तक कि आप मेरा वीडियो देखें तब तक आपके पास करेक्टेड बुक आ गया हो हाथ में, हो सकता है, बट नहीं आया हो तो आप इसको फॉलो करिए। द शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड वेयर करेंटली बीइंग ट्रेडेड एट ₹46। Company published its results for the year ended 31st March 19 and declared a dividend of ₹5. The company made a return of 15% on its capital and expects that to be the norm in which it operates. So इनका 15% अपना रिटर्न ऑन कैपिटल है और कंपनी ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹5 पर शेयर का और करेंट प्राइस है 46। फिर बोल रहे हैं इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स डिविडेंड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट 3 years एंड देयर आफ्टर एट 5%। तो ऐसा 2 पार्ट ऑफ ग्रोथ रेट हमने सीखा ही है ना। डेफर्ड परपेचुअल ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर द शेयर ऑफ द कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। वेरी गुड। तो ये 46 को अभी यूज़ नहीं करना है, आपको अपना डिटेल्स से करेंट शेयर प्राइस निकालना है और फिर 46 से कंपेयर करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहो तो मुझे रोक दो और अपने आप इस सम को करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नहीं तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एकदम सिंपल सा लिखूँ कि ईयर 1 का सिनेरियो क्या होगा। ईयर 1 का सिनेरियो क्या होगा, ₹5 डिविडेंड है, ग्रोथ रेट है 1.1, ये D0 दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्काउंटिंग रेट है 15%, तो 1 + 0.15। फिर नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, 1.1 का स्क्वायर बाई 1 + 0.15 का स्क्वायर, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग हो गया। थर्ड ईयर का क्या होगा, 5 × 1.1 का क्यूब, ये 3 साल के लिए है ना, फर्स्ट 3 years, तो 1.1 का क्यूब बाई 1 + 0.15 का क्यूब। तो ये ईयर 1 to 3 हो गया। अब 4th ईयर से परपेचुअल जब हो रहा है तो आपको ये सिखाया हुआ है कि 4th ईयर से परपेचुअल आ रहा है तो आप D3 लेकर भी अपना कैलकुलेशन बैठा सकते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग को करना क्या है, एक और यहाँ पर प्लस बैठाना है। जैसे ये तो D1 का काम हो गया, ये D2 का काम हो गया, ये D3 का काम हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो 2 पार्ट में भी इसको कर सकते हो, याद है आपको, मैं वैसे भी कराता हूँ। ये पार्ट 1 हो गया आपका, स्टेज 1, जिसमें आपका जो ग्रोथ रेट है, डिफरेंट ग्रोथ रेट, वो चल रहा है। फिर परपेचुअल ग्रोथ रेट के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर 4th ईयर से परपेचुइटी आ रहा है तो आप D3 लेकर क्या निकाल सकते हो, 4th ईयर से ये वर्किंग लेकर आप D3 लेकर P2 निकाल सकते हो। याद है आपको, ऐसा सिखाता था नंबर लाइन बनाकर, टाइम लाइन बनाकर, कि अगर हमारा D1 है, ठीक है, और ये D2 है, मान लो हम लोगों का रूल बोलता है कि सेकेंड ईयर से अगर इन्फिनिटी तक परपेचुअल ग्रोथ है, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, परपेचुअल कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, तो आप D1 लेकर P0 निकाल सकते हैं। 3 ईयर कंजिक्यूटिव ऐसे सिखाते हैं क्लास में। अगर सेकेंड ईयर से कांस्टेंट हो गया तो आप D1 लेकर P0 निकाल सकते हैं, या फिर आप ऑफ कोर्स आगे में भी जा सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी जो है वो भी इनफाइनाइट कैलकुलेशन है। आप दूसरा तरीका क्या फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ पे D3 से भी पकड़ सकते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 2 से इन्फिनिटी नहीं करके आप 3 से इन्फिनिटी भी कर सकते हैं। अगर 3 से इन्फिनिटी करेंगे तो आप D2 लेकर P1 निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपका 3 कंसेक्यूटिव ईयर का पढ़ाई है, क्लास में सिखाया हुआ होता है कि परपेचुअल ग्रोथ रेट अगर D2 से आ रहा है तो D1 लेके P0 निकाल सकते हो। करेक्ट। हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का भाषा को अगर आप पकड़ेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ईयर 1, 2, 3 यहाँ पे 10% का ग्रोथ रेट है, ठीक है। ईयर 4 ऑनवर्ड्स आपका 5% का कांस्टेंट ग्रोथ रेट है जो इन्फिनिटी तक चलेगा। तो अगर 4 से इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है
तो आप D3 यूज़ करके P2 निकाल सकते हो, D3 यूज़ करके P2 निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो P3 निकालने के लिए D4 यूज़ कर सकते हो। पार्ट 2 में यदि आप चाहो तो P3 ले लो, P3, ठीक है। P3 लेने के लिए क्या करोगे, D4 लोगे और D4 बाई के माइनस जी करोगे। पार्ट 2 में P3 के लिए क्या करोगे, D4 बाई के माइनस जी, ऑलराइट, D4 बाई के माइनस जी। सो D4 क्या हुआ, D4 आपको यहाँ से पकड़ के लाना पड़ेगा, D4 आपको यहाँ से पकड़ के लाना पड़ेगा। करो, देखो वर्किंग करो, आप करो यहाँ पर। जैसे D4 क्या होगा, D3 इंटू 1 प्लस जी, नया जी है 0.05 बाई के माइनस जी, के आपका है 0.15 माइनस जी है यहाँ पर नया वाला 0.05। तो ये P3 जब आ जाएगा, इससे फिर आप P0 निकालोगे। ये तो P0 ही आ रहा है, 1 2 3 को डिस्काउंट करके। फिर आप P0 कैसे निकालोगे, P3 को डिस्काउंट कर लोगे आप, P3 को आप डिस्काउंट कर लोगे, करेक्ट। P3 को डिस्काउंट करोगे 1 प्लस 0.15 के पावर में क्यूब करके, तो ये आपका P0 आ जाएगा। मैंने एक ढांचा बना दिया है। अब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आता है कि सर आपने बोला ना कि सर जैसे आपने बोला 4th ईयर से अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हम D3 लेकर P2 भी निकाल सकते हैं, हम D3 लेकर P2 भी निकाल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसमें ना एक चीज़ यहाँ पर इस सब में यूनिकनेस क्या है, अटक जाएगा। क्यों अटक जाएगा, देखो D1 D2 और D3 में 10-10% का ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वर्किंग में ये 10-10% का इफेक्ट का वर्किंग जरूर हो, तो P0 आएगा। और जब हम D4 से वर्किंग कर रहे हैं, मान लो नेक्स्ट D4 से कांस्टेंट हो रहा है ना, फिर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है D4 से लेकर, तो D4 से लेकर हम लोगों का जो वर्किंग है इन्फिनिटी तक का, जिसके लिए मैंने बोला यू कैन ऑल्सो टेक D3 बाई के माइनस जी, इससे क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। D3 बाई के माइनस जी से P2 आ जाएगा। ये इन जनरल हम लोग कर सकते हैं, ये एज पर नोट्स हमारा कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर का डिविडेंड ले रहे हैं ना, तो सेकेंड ईयर से डिविडेंड का ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाना चाहिए, फर्स्ट ईयर से ही कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और सेकेंड से कांस्टेंट हो रहा है तो D1 लेके P0 निकाला जा सकता है, वैसे ही फोर्थ से कांस्टेंट हो रहा है तो D3 लेके P2 निकाला जा सकता है, ठीक है। ओके, तो इसमें अगर हम ऐसा करते हैं तो P2 का मतलब होता है, P2 का मतलब होता है कि इट इज़ कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम D3 टू इन्फिनिटी, ओके। तो उस समय आप फिर D1 और D2 को ही अपना कैलकुलेशन का पार्ट बनाएंगे। तो D1 D2, ओके, ऑडिट, इन दोनों को लेना है। और फिर D3 टू इन्फिनिटी, सिंस P2 के बहाने कवर हो गया तो फिर से D3 नहीं लेना है। अगर D3 लेना है, D1 D2 D3 लेना है, तो फिर यहाँ पर D4 से इन्फिनिटी को कवर करता है आपका P3। व्हाट इज द प्राइस, डेफिनेशन ऑफ प्राइस इज व्हाट, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर हम आज प्राइस निकालते हैं P0, तो इट मीन्स वो D1 से इन्फिनिटी तक को कवर कर रहा है। अगर हम P3 निकाल रहे हैं, दैट मीन्स वो D4 से इन्फिनिटी को कवर कर रहा है। तो अगर D4 से इन्फिनिटी यहाँ पे कवर्ड है तो ऊपर में 1 2 3 लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया अभी कि 0 पे प्राइस निकाल रहे हो तो 1 का डिविडेंड चाहिए और D2 से ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके पास दिमाग में है, ठीक। तो उस लॉजिक से अगर D4 से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, D4 से अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है,
तो आप D3 लेकर P2 भी निकाल सकते हैं, ये भी अलाउड है। तो D3 लेकर जब P2 निकालोगे तो D3 और लेकर P2 निकालने से दिस इज कवरिंग everything from third year to infinity. So what you have to do is only take then D1, D2 and P2, इन तीन से प्राइसिंग करना होगा। और अगर आप D3 ले रहे हो तो D3 लेने से फिर 4 to infinity को लेकर आपको वर्किंग करना है P3 पे आकर, और फिर P3 को वापस P0 पे ले आएंगे। यहाँ पे ऑफकोर्स P2 को वापस P0 पे ले आना पड़ेगा ना, ये तो इम्प्लाइड है कि P0 विल बी इक्वल टू P2 को डिस्काउंटिंग कर लेंगे ना हम लोग 1 + ke के पावर में 2 के हिसाब से, वो तो कर ही लेंगे, ये तो करना ही है। P2 को 2 बार डिस्काउंट करना है, बट मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आपने P2 लिया तो ऊपर में फिर D1 D2 ही ले सकते हो, फिर D3 नहीं ले सकते, क्योंकि D3 का इफेक्ट ऑलवेज P2 में कवर्ड है। P2 विल कवर D3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है वो ऊपर वाले के तरफ से, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने D3 का पहले 3 साल का पूरा इफेक्ट ले लिया और फिर 4 से इन्फिनिटी का एक P3 बना के इफेक्ट लिया। सो यहाँ पर हम लोग के पास डिस्काउंटिंग फैक्टर्स सिंस क्वेश्चन में हैं, आप देखिए यहाँ पे 0.87, 0.756, 0.658, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे 5 × 1.1, 5 × 1.1 किया और फिर इंटू कर दिया उसका फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.87, तो ये आ रहा है 4.785, 4.785 प्लस सेकेंड ईयर का करना है 5 × 1.1 × 1.1 इंटू सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.756, 0.756, तो ये आ रहा है 4.574। फिर थर्ड में 5 × 1.1 × 1.1 × 1.1 इंटू 0.658, ये करने से आ रहा है 4.379, 4.379, ठीक है। तीनों मिला के क्या आ रहा है 4.785, 4.574, 4.379 इज इक्वल टू 13.738, 13.738 या 74 बोल दो, एक ही बात है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में पहले ये D3 का वर्किंग करना है। D3 हम लोग के पास है विच इज़ 5 × 1.1 का क्यूब इंटू 1.05, तो ये आ रहा है 6.99 डिवाइडेड बाई 0.10, 6.99 डिवाइडेड बाई 0.1 करने से आ रहा है 69.88 एंड देन 69.88 डिवाइडेड बाई 1 + 0.15 का क्यूब है ना, तो उसका थर्ड ईयर का फैक्टर हमें मालूम है 0.658, तो 69.88 इंटू 0.658 ये आ रहा है 45.98। सो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर P0 विल बी इक्वल टू प्लस 13.74 किया 59.72, और आप देख लीजिए अब इसको और 46 से कंपेयर कर लीजिए, तो करेंटली ये अंडर प्राइज्ड है, ठीक है। शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रेडिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, अंडर प्राइस चल रहा है, अंडर प्राइस चीज़ों को बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने ना कहीं इनडायरेक्टली हिंट दिया है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि ये 3 साल का आपको पीवी फैक्टर दे रहा है, तो चाहता है कि आप 3 साल में वर्किंग करें। एक तरीका हो सकता था कि आप 2 साल में ही कर लेते, ये भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं 2 साल में। आप खाली इसको सॉल्व करके डेसिमल का कुछ फ़र्क आ रहा है तो 2 साल में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर वो थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ख़राब हो जाएगा, यूज़ नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन चाह रहा है, क्यों सोल्यूशन क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको 3 साल का फैक्टर दिया, क्योंकि वो जब अपना सॉल्यूशन बनाया होगा वो ज़रूर 3 साल में ही स्प्रेड करके इसको सॉल्व किया है, तो आप भी 3 साल में इसको सॉल्व करो। बट ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि इसको
आप इस तरह से भी कर सकते थे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, आप इससे सॉल्व करोगे ना, कुछ डेसिमल का ही फ़र्क आएगा। ओके, बट वो भी मेरे नज़र में सही है, वो भी सही है। बट अभी अपने इंस्टीट्यूट का जो इनडायरेक्ट हिंट है, अपने उस हिंट को पकड़ के सम करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, बट मैं ये फिर भी आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मेरे तरफ से काफ़ी टाइपो हो गया है। वो टाइपो को एक बार ठीक करता हूँ, सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह का सम क्लास में किया हुआ है, बायबैक वाला सम है, ये रिपीट क्वेश्चन है क्लास का पहले का, और इजी क्वेश्चन है, आप आराम से अपने आप भी कर पाएंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कोई टेक्निकल नहीं था, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, बट फिर भी मैं कराया। 28 भी किया हुआ है, फिर भी करा रहा हूँ, इसमें टाइपो है थोड़ा सा। ABB लिमिटेड एज अ सरप्लस कैश बैलेंस ऑफ 180 lakhs एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 180 lakhs। देखो फिर से आ गया, एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, 2 बार आ गया, एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 50% of it to the equity shareholders। ठीक है, द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स। पहले क्या था ना, कंपनियां बाय बैक करके शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती थी, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचना हो जाता था। अभी एक नया टैक्स गवर्नमेंट ला दिया, बायबैक टैक्स, इसीलिए कि लोग डिविडेंड टैक्स बचा रहे थे कंपनी में, बायबैक रूट से अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर रही थी, तो वो पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज कर लिया। एनीवेज, फिर यहाँ पर ये पूरा लाइन कट जाएगा। The company estimates that its equity share price after repurchase is likely to be 15% above the buyback price. Above the buyback price. देखा क्या गड़बड़ करते हैं लोग। कॉमा, इफ द बायबैक रूट इज टेकन, फुल स्टॉप। फिर से पढ़ लो सेंटेंस, अब सही हो गया बस। ABB लिमिटेड हैज सरप्लस ऑफ 180 lakhs। वो क्या करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है 50% ऑफ इट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। 90 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, कैसे, बायबैक करके। और कंपनी सोच रहा है कि बायबैक करने के बाद हमारा जो प्राइस होगा, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इक्विटी शेयर प्राइस आफ्टर रीपरचेज, बायबैक करने के बाद शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसका रीज़न क्या है, मार्केट में क्यों बढ़ता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि मार्केट में शेयर्स कम हो जाते हैं, अर्निंग्स उतनी रहती है, तो अर्निंग्स जब नंबर ऑफ शेयर्स में जब डिवाइड होगा तो शेयर्स कम हो गए, तो EPS बढ़ गया, तो अपने आप प्राइस बढ़ गया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रीपरचेज के बाद प्राइस हमारा 15% बढ़ जाएगा अगर हम बायबैक रूट से जाएंगे। तो अदर इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी के पास अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इस फेस वैल्यू अगर 10 रुपये का है और 20 लाख रुपीज़ का है, इसका मतलब कितना शेयर्स हो गया हमारे पास, यहाँ पे ₹20 लाख नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 20 लाख शेयर्स होगा। दिस इज अगेन अ टाइपो हियर, देयर विल बी 20 लाख शेयर्स इज 20 lakhs। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 20 lakhs, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, करेंट EPS इज 5 rupees। You are required to calculate the following: the price at which the equity shares can be repurchased if market capitalization of the company should be ₹400 lakhs after buyback। तो आफ्टर बायबैक हमारा शेयर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 400 लाख होना है, तो आप बताइए किस दाम पे हम शेयर्स को बायबैक कर लें। तो जो चीज़ को निकालना है उसको अगर हम x मान लेते हैं, मान लो इसको x फॉर एग्जांपल, ठीक है,
तो पहला चीज़ आता है कि आप टोटल पार्ट 1 को कराऊंगा अगर, टोटल कितना रुपया खर्चा करोगे, अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर बायबैक, इज इक्वल टू 50% ऑफ 180 lakhs इज इक्वल टू 90 लाख। अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर बायबैक इज 90 लाख। दूसरा, प्राइस पर शेयर ऑफ बायबैक निकालना है तो उसी को x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना शेयर्स बायबैक हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स रीपर्चेज्ड 90 लाख बाई x। टोटल शेयर्स कितना है हमारे पास बिफोर बायबैक, बिफोर बायबैक 20 लाख शेयर्स हैं। सो आफ्टर बायबैक कितने शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक it will be 20 lakh minus 90 lakh by x, right? So number of shares after buyback is 20 lakh minus 90 lakh by x. So this will be equal to, जो भी है रहने दो, as it is रहने दो, शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक, वो बोल रहा है जिस दाम पे रीपर्चेज कर रहे हैं उसका 15% ज़्यादा, 15% above the buyback price. So this is going to become 1.15x, and according to condition, market value of the company after buyback is equal to 1.15x, 1.15x multiplied by जितना नंबर ऑफ शेयर्स है, यू कैन से 1.15x इंटू 20 लाख माइनस 90 लाख बाई x, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंपेयर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1.15x इंटू 20 लाख माइनस 90 लाख बाई x इज इक्वल टू 400 लाख। सो नाउ वी गॉट टू सॉल्व दिस 1.15x ठीक है, LCM ले रहा हूँ 20 लाख x, 4 लाख हटा ही देते ना क्योंकि 400 लाख है तो सब लाख कैंसिल हो गया, 20x माइनस 90 इक्वल टू 400, okay, so or 23x minus 103.5, 400, ठीक है, और x is coming 21.89 per share. Basically that's the buyback price. Buyback price is rupees 21.89 per share. Buyback price is rupees 21.89 per share. Got it? So ये फर्स्ट पार्ट पूछा था, हो गया। सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी रीपर्चेज्ड।
कितना शेयर्स हम खरीद सकते हैं, पार्ट 2 में आ जाओ, बहुत इजी है। अब तो हमारे पास 90 लाख रुपए है, 21.89 करके एक शेयर का प्राइस है, तो 90 लाख डिवाइडेड बाई 21.89 इंटू 1 लाख कर रहे हैं, तो 147 शेयर्स अप्रॉक्स। और पार्ट 3 में भी कुछ पूछा है ना आपसे, बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स रीपर्चेज ऑन ईपीएस अज्यूमिंग दैट द नेट इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट ईपीएस है 5 रुपया, तो ईपीएस तो बढ़ जाना चाहिए ना आइडियली। तो टोटल अर्निंग्स प्रेजेंट में कितना वो पता करो। टोटल अर्निंग्स है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 20 लाख का, ये हो गया 100 लाख। हमेशा याद रखना अर्निंग्स में से ही बायबैक करते हैं, ठीक है, अर्निंग्स में ही बायबैक करते हैं। ओके, सो अब आपने बायबैक यदि कर लिया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए आपके आफ्टर बायबैक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने हो गए, 20 लाख में से 411,147 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 15,88,853 शेयर्स, ठीक है। तो देयरफॉर ईपीएस क्या हो गया, कंपनी का कमाई उतना ही है, 100 लाख डिवाइडेड बाई 15,88,853, 100 डिवाइडेड बाई 15.88,853, यार 6.29। पहले था हमारा ईपीएस 5 रुपया, so therefore increase in EPS is 6.29 minus 5 is equal to 1.29। इसमें एक बात आता है कि सर जो बायबैक किए उसका जो रुपया पेमेंट हुआ 90 लैक्स, वो इसमें से माइनस नहीं किया आप, उसमें से माइनस क्यों नहीं किया अर्निंग्स में से। देखो बायबैक एक तरह का कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट, ठीक है, और वो रिजर्व से पे होता है। मतलब जनरली कंपनी का बैलेंस शीट इमेजिन करो, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का पेमेंट हो रहा है, तो उसके लिए बैंक में बैलेंस होना चाहिए ना, और सपोर्टिंग रिजर्व्स होना चाहिए जो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अर्निंग्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्निंग्स होता है तभी बायबैक करते हैं, ये बात सही है, लॉस में कोई बायबैक नहीं करता कंपनी का शेयर्स। ओके, हालांकि कंपनीज एक्ट के कुछ नियम कानून होंगे, वो आप अपने लॉ में पढ़िए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अर्निंग्स होगा तभी बायबैक होगा, ये परफेक्ट है, बट बायबैक का जो पेमेंट किया वो अर्निंग से नहीं सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग बहुत बार, बायबैक का जो पेमेंट हुआ वो अर्निंग से माइनस नहीं होता है। वो कहाँ से माइनस होगा बायबैक का पेमेंट, बैंक में आपके पास बैलेंस होगा ना, तो आप बायबैक कर सकते हो। और बैंक क्या चीज़ का पड़ा हुआ है, बैंक में जो पड़ा हुआ है वो रिजर्व्स का पड़ा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में लिखा था कि कंपनी के पास सरप्लस कैश है 180 लाख का, तो अर्निंग्स थोड़ी 180 लाख का है। ईपीएस अगर 5 रुपये है तो टोटल अर्निंग्स तो 5 इंटू 20 लाख करने से 100 लाख ही आ रहा है। तो सरप्लस इसके पास 180 लाख जो पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट में जरूर इनके पास रिजर्व्स भी रहा होगा। ये 180 के अगेंस्ट में कुछ रिजर्व्स भी रहा होगा, हो सकता है रिजर्व्स और ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ रिजर्व्स का रुपया हम लोग खर्चा भी कर लेते हैं ना अपना एक्सपेंशन में, नया फिक्स एसेट्स में। ज़रूरी नहीं है कि रिजर्व्स में 180 ही होगा, 180 से ज़्यादा भी हो सकता है, रिजर्व्स में 180 से ज़्यादा भी हो सकता है। अर्निंग्स होना चाहिए तभी बायबैक होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली अर्निंग से बायबैक का पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट किससे होगा, बैंक बैलेंस से, ठीक है। तो बैंक से 180 लाख का 50% 90 लाख कट जाएगा, बट अर्निंग से 90 लाख मत माइनस करना, ठीक है। तो यही बस ध्यान देना है इसमें, अर्निंग्स एज इट इज़ आपका रहना चाहिए।
अर्निंग्स में कोई चेंजेस नहीं करना, अर्निंग्स एज इट इज़ रहना चाहिए. अर्निंग्स टू रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेयर्स इज सपोज टू बी डिक्रीज, देन ओनली बायबैक विल इंक्रीज द EPS एंड देयर बाई द MPS. ओके, अर्निंग्स घट जाएगा अगर बायबैक होने के बाद 100 लाख से सीधा 10 लाख आ जाएगा तो कोई बायबैक होगा क्या? फिर कभी कभी नहीं होगा बायबैक. तो बायबैक का पेमेंट कैश से हो जाएगा. कैश के लिए बैकिंग में रिजर्व्स भी होना चाहिए. ठीक है, आप कैपिटल रीपेमेंट कर रहे हो, अर्निंग्स मतलब रेगुलर ऑपरेटिंग अर्निंग्स है. फाइन. नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन में तो ये x के जगह p लेके किया हुआ है, बट यहाँ पे एक टाइपो है. 90 इंटू 1.15 करने से आता है ये 103.5 lakhs. ठीक है, यहाँ पे भी 103.5 होगा. मेरे को मत देखिए, ये आपका इंस्टीट्यूट का कारनामा है. हाँ, मेरे को देखिए इसलिए कि सर आप चेंज नहीं किए क्या? मैं बोल तो दिया था आपको कि ये फर्स्ट एडिशन से काम हो रहा है ना, तो फर्स्ट एडिशन में उतना बारीकी से नहीं देख पाते, बहुत बार थोड़ा सा रश रहता है, बहुत और भी काम होता है फर्स्ट एडिशन में. कम से कम ये DJP बुक को बनाने में 7 महीना लगा है. हाँ, ये कोई स्पीड अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग और भी काम में ऑक्यूपाइड रहते हैं, फिर साइड में टाइम मिलता है तो करते करते करते. अब नेक्स्ट एडिशन जब आएगा इसका बहुत फाइन होके आएगा. ठीक है, बाकी सब ठीक है, वो टाइपो है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है एकदम. ओके, आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं. 29 हम नहीं कर रहे हैं, वो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है. 30 नंबर भी नहीं कर रहे हैं. इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हो आराम से. जो नहीं कर रहा हूँ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं. जो नहीं कर रहा हो मतलब वो कर सकते हो आप, बहुत आसान है. मेरे को नया कुछ कराने दीजिए. जैसे नवंबर 19 एक नया क्वेश्चन है, बट ये इंटर का क्वेश्चन है. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटरमीडिएट, हम लोग के इंटरमीडिएट के मैथ का क्वेश्चन है. और देखो शायद आपको याद आ जाए कि आपको ऐसा किया हुआ याद आ रहा हो. PBIT दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डेट दिया हुआ है, PBT दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है. ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट अमाउंट से टोटल डेट निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू से टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू निकल जाएगा. फिर EPS है, मार्केट प्राइस है, दोनों को डिवाइड करके P रेशियो दिया हुआ है. फिर एक TS लिमिटेड एज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ 8 करोड़, तो रिजर्व्स का बैलेंस दिया हुआ है. कंपनी रिक्वायर्स 3 crores फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज प्रेजेंट. तो प्रेजेंट का हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है और फिर उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जनरल मीनिंग होता है डेट प्लस इक्विटी. ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा? रिटर्न का मतलब होगा EBIT बाई डेट प्लस इक्विटी. EBIT बाई डेट प्लस इक्विटी. तो EBIT तो मालूम है, डेट पता चल जा रहा है 1 और 10% से. इक्विटी मतलब होता है रिजर्व्स प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो भी मिल गया आपको. पहला वर्किंग ये कर लेंगे हम लोग. फिर क्वेश्चन एक एक्सेप्शन डाल रहा है, बोल रहा है हाउएवर इफ द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज हायर देन 35%. आप अगर 35% से ज़्यादा डेट ले लोगे देन P रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 8 टाइम्स. जो अभी 10 टाइम्स है वो 8 टाइम्स हो जाएगा. एंड एडिशनल डेट का कॉस्ट 14% आ जाएगा जो अभी 10% है. गिवन दिस डेटा विच ऑफ द ऑप्शंस विल यू प्रेफर एंड वाई? पहला ऑप्शन है इफ द रिक्वायर्ड अमाउंट इज रेज थ्रू डेट. दूसरा ऑप्शन है इफ द रिक्वायर्ड अमाउंट इज रेज थ्रू इक्विटी एंड द न्यू शेयर्स विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ 25. तो एक ऑप्शन है डेट, एक ऑप्शन है इक्विटी. नॉर्मली इस तरह का डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं? MPS के बेस पे. अगर MPS निकलता है तो, अगर MPS नहीं निकलता तो EPS के बेस पे डिसीजन लेते थे. कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में करते हैं ना EBIT EPS एनालिसिस, तो EPS के बेस पे लो या MPS के बेस पे लो. MPS जब निकल सकता है तो MPS पे ही करना चाहिए एंड इट इज़ EPS इंटू P रेशियो. ठीक है, आपके हाथ में 2 ऑप्शन रखा गया, एक पूरा रुपया डेट से ले लो, पूरा रुपया इक्विटी से ले लो. सब में एक ही ट्रिक होता है इस वाले में. पूरा रुपया जब हम डेट से लेंगे ना तो सम करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग को करेंट प्लस 3 करोड़ को लेके चलना है. करेंट प्लस 3 करोड़ नया वाला को लेके. अगर आप सिर्फ नया वाला पे करोगे तो सम बनेगा नहीं. क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ फुल डेट, एक ऑप्शन दिया हुआ फुल इक्विटी.
तो फुल डेट वाला का केस में तो ईपीएस निकलेगा ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं निकल रहा है, तो ईपीएस नहीं निकलेगा तो एमपीएस नहीं निकलेगा। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, करंट सिनेरियो प्लस 3 करोड़ ऑफ डेट, और दूसरा केस होगा करंट सिनेरियो प्लस 3 करोड़ ऑफ इक्विटी शेयर्स। Then you will get number of equity shares in both the options, and then you can find EPS under both the options and accordingly MPS under both the options, right? So इसको करो एक बार आप, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये करने में, बट एक बार ध्यान है कि नहीं मेरे को नहीं पता आपका, इसलिए मैं इसको एक बार कर दे रहा हूँ। पहले नोट नंबर 1 में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट कैसे आएगा, डिवेंचर्स एक लाख बाई 10%, 1 लाख नहीं सॉरी 1 करोड़ है, रुपीज इन करोड़, 1 करोड़ बाई 10%, 10 करोड़। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आप करो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 40 इंटू 10 4 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 करोड़, 40 इंटू 10 40 लाख इंटू 10 रुपया, और एक रिजर्व एंड सरप्लस है इनके पास कितने का, 8 करोड़ का, तो ये 8 मिला के आ गया 22, करेक्ट। और ईबीआईटी यानी पीबीआईटी दिया हुआ था आपको, पीबीआईटी दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 करोड़ का, तो 5/22 करिए, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। Note 2, return on capital employed at present. So 5/22 करने से आ रहा है 22.73%. So this will remain same for the new funding also. New funding कितने का, 3 करोड़। बट आपको एक चेक लगाना है कि न्यू फंड इज if all taken as debt is fully debt, अगर ऐसा हुआ तो उस समय हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है वो थोड़ा चेक करते हैं। डेट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में बोला ना, वो 35% से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो चेक कर रहे हैं। सो अभी एग्जिस्टिंग डेट है 10 करोड़, नया फंड और 3 करोड़ का चाहिए, 13 हो जाएगा डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जिस्टिंग है 22 प्लस नया डेट आ रहा है 3, तो 25 हो जाएगा। तो 15/25 करने से कितना आ रहा है, हाउ मच, 15/25 60% आ रहा है। सॉरी 15 नहीं है, 13 होगा, 13/25 कितना आता है, 52% आ रहा है। ओके 10 + 3 तो 13 ही होगा, 15 कैसे मुंह से निकल गया, 52% आ रहा है। तो दिस मीन्स व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 35%। आपका एक यहाँ पे सीलिंग लगाया हुआ ना 35% का, रेशियो इज हायर देन 35%, तो दिस इज यू विल से ग्रेटर देन 35%। सो देयरफॉर पी रेशियो विल बी 8 और कॉस्ट ऑफ डेट विल बिकम 14%। न्यू डेट, cost of new debt, not the old debt, cost of new debt will become 14%. Fine.
So with this, now we can also check for option number 2. Option number 2 is new fund is by way of equity shares. उससे क्या होता है, उससे डेट तो हमारा सेम रह जाएगा, डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट रह गया एग्जिस्टिंग ही 10 और कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका 22 पहले का था प्लस 3 इक्विटी से आ गया तो 25 ही हो गया, 10/25 करने से आ रहा है 40%, ठीक है। और ये क्या हुआ कि इस केस में भी दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 35%, सो देयरफॉर यहां पर भी पी रेशियो 8 हो जाएगा, बट कॉस्ट ऑफ न्यू डेट यहां लागू नहीं है, एडिशनल का खाली 14% हो रहा है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ एडिशनल का। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस न्यू डिटेल्स आपको अपना MPS निकालना है, ऑप्शन 1 और 2 का आपको कंपैरेटिव MPS बनाना है और उसमें वर्किंग करते वक्त एग्जिस्टिंग को इंक्लूड करके चलिएगा, वर्किंग करते वक्त एग्जिस्टिंग को इंक्लूड करिएगा। जैसे PBIT अब नया क्या आएगा, टोटल कैपिटल 25 हो गया इनटू रेट ऑफ रिटर्न वही है 22.73%, 25 करोड़ इंटू 22.73% करने से आ रहा है 5.6825। एक ऑप्शन है पूरा डेट वाला, न्यू फंड इज कमिंग फ्रॉम फुल डेट और न्यू फंड इज कमिंग फ्रॉम फुल इक्विटी, तो PBIT हो गया। लेस इंटरेस्ट में एक ओल्ड और एक न्यू होगा, ठीक है। ओल्ड वाला एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट दोनों केस में आ जाएगा, 1-1 करोड़ जो है ना वो दोनों में आ जाएगा, और न्यू जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, फुल डेट वाला में आएगा, फुल डेट वाला में आएगा। इंटरेस्ट में ओल्ड वाला यानी कि एग्जिस्टिंग वाला किस में आएगा, दोनों में आएगा, एग्जिस्टिंग वाला दोनों में आ गया 1-1, और न्यू वाला कितना परसेंट है, 14% है, और 14% ऑफ 3 करोड़ का 14% होता है 0.42, वो इसमें आया डैश, ऑप्शन 2 में इक्विटी है। फिर EBT आ जाएगा, माइनस करो 5.6825 माइनस 1.42 इज 4.2625, यहाँ पे 4.6825, लेस टैक्स एट द रेट 30%, टैक्स एट द रेट 30 नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, तो माथा में बैठा हुआ है ना हम लोगों का, 25 ही है, 25 करो 1.0656 माइनस करके भी निकाल लिया 3.1969, इधर करो 4.6825 इंटू 25%, 1.1706, 3.5119, सो ये हुआ EAT। अब EAT के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक होगा एग्जिस्टिंग वाला जो दोनों केस में रहेगा, मैंने बोला ना एग्जिस्टिंग प्लस नया डेट, एग्जिस्टिंग प्लस नया इक्विटी है। सो एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारा कितना था, 40 लाख, वो तो दोनों में ही आएगा, और न्यू शेयर्स 3 करोड़ का बोला था वो इशू करेंगे कितना रुपया करके, 25 रुपया करके, 25 रुपया करके कितना होगा, 3 करोड़ यानी 300 लाख बाई 25, 12, बहुत सस्ता में इशू कर दिया अपना क्या है, डिवाइडेड बाई 25, 12 लाख, सो टोटल शेयर्स आ गए 40 लाख, 52 लाख,
सो देयरफॉर EPS 3.1969 डिवाइडेड बाई, करोड़ में है और ये लैक्स में, डिवाइडेड बाई 0.4 कर देता हूँ. सो ये आ रहा है 7.99. 3.5119 डिवाइडेड बाई 0.52 6.75. करेक्ट. और एज पर आवर वर्किंग नोट P रेशियो दोनों में 8 है, दोनों में 8 टाइम्स है. तो देयरफॉर MPS क्या आएगा? 7.99 इंटू 8 63.92 और 6.75 इंटू 8 इज 54. तो जिसमें ज़्यादा है वो बेस्ट है, ये ऑप्शन बेस्ट है. राइट. हम लोग जब इंटर में सम करते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन में P रेशियो घटता है, एक ऑप्शन में नहीं घटता है. इसमें दोनों में ही P रेशियो घट गया. तो ये बस इन्होंने अलग किया इस सम में, और कुछ नहीं. थोड़ा सा फिगर विगर चेंज किया और क्या. जैसे किसी सम में हो सकता है ये शेयर प्राइस ना दिया हो, ऐसा होता है. अगर ये शेयर प्राइस नहीं दिया होता तो हम लोग मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग जो प्राइस है 75 रुपीज़ वाला था ना, करेंट शेयर प्राइस उसी पे ही इशू करवा देते. यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है तो वही ले लिया. कभी नहीं दिया होगा तो करेंट मार्केट प्राइस पे इशू करवा सकते हो. सो ये ठीक किया हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा एरर नहीं है. एवरीथिंग इज परफेक्ट. नेक्स्ट, आइए अभी मैं आपको करा रहा हूँ MTP May 20 का एक क्वेश्चन. बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इस क्वेश्चन को कराने के पहले ना तो थोड़ा सा ज्ञान आपको एक बार दे देते हैं. आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, लीवर्ड बीटा और अनलीवर्ड बीटा. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, लीवर्ड बीटा का दूसरा नाम होता है इक्विटी बीटा. इक्विटी बीटा को लीवर्ड बीटा बोलते हैं. और ये कब अराइज करता है? व्हेनेवर देयर इज अ डेट इन अ कंपनी. कंपनी में डेट होगा तो लीवर्ड कंपनी कहलाता है. कंपनी में यदि डेट होगा तो लीवर्ड कंपनी कहलाता है. और उस डेट का रिस्क इक्विटी वाले को उठाना पड़ता है. फाइनेंशियल रिस्क जो डेट का होता है वो इक्विटी वाला उठाता है. इसलिए इक्विटी का बीटा को लीवर्ड बीटा बुलाते हैं, क्योंकि इक्विटी का बीटा में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है. लीवर्ड बीटा इज काइंड ऑफ अ बीटा विथ सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इंक्लूडेड इन इट. अनलीवर्ड बीटा का मतलब होता है एसेट बीटा. एसेट बीटा बोलते हैं हम लोग इसको, जिसको आप टोटल बीटा भी बोल सकते हैं, और इसको आप चाहो तो वेटेड एवरेज बीटा भी बुला सकते हो ऑफ द कंपनी. वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द कंपनी भी बुला सकते हो. जैसे यदि आपका कंपनी का ये बैलेंस शीट है, इधर एसेट्स है, और एसेट्स का फंडिंग इक्विटी से भी हुआ है और डेट से भी हुआ है, तो ये लीवर्ड कंपनी है. ठीक है. एसेट साइड का बीटा को हम लोग अनलीवर्ड बीटा बुलाते हैं. ठीक है. और इक्विटी का बीटा को हम लोग लीवर्ड बीटा बुलाते हैं. इक्विटी बीटा इज सपोज टू बी मोर देन एसेट बीटा इफ देयर इज अ डेट. अगर डेट नहीं होगा तो लीवर्ड और अनलीवर्ड इक्वल हो जाएगा. जैसे ही डेट होगा तो लीवर्ड बीटा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इक्विटी में दो तरह का रिस्क आ गया. एक प्रोजेक्ट का रिस्क आ गया, एसेट रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, बिजनेस रिस्क बोल सकते हो, और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क भी आ गया. सो इसको निकालने का एक फंडा आपको सिखाते थे. ठीक है. ये फंडा था कि बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना, इंटू 1 प्लस डी बाई ई, और अगर टैक्स रेट दिया हुआ तो डी इंटू 1 माइनस टी. ये आपको फंडा सिखाते थे. अब इसका डेरिवेशन भी सिखाते थे. बहुत बार बैच में आप ध्यान दिए नहीं दिए मुझे पता नहीं, लिखने नहीं देते थे बहुत बार डेरिवेशन को. एक्चुअली ये डेरिवेशन ऐसे आता है कि बीटा ऑफ एसेट
any unlevered beta is supposed to be weighted average beta. नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस शीट का दोनों तरफ का बीटा मैच होना चाहिए. इज सपोज टू बी वेटेड एवरेज बीटा. वेटेड एवरेज बीटा मतलब क्या हुआ, बीटा ऑफ लीवर्ड इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी ई बाई डी प्लस सी प्लस बीटा ऑफ इक्विटी और बीटा ऑफ डेट इनटू डी बाई डी प्लस सी होना चाहिए. इन जनरल हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि बीटा ऑफ डेट इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज मार्केट में चेंजेस आएगा तो डेट का इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं आएगा, ऐसा मान के चलते हैं. तो अगर ये ज़ीरो है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही हट गया. सो अल्टीमेटली बचा क्या, बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू ई बाई डी प्लस सी. ठीक है, सो इससे आप बीटा ऑफ इक्विटी को यदि सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी प्लस ई बाई ई. सो दैट विल बिकम अगेन व्हाट, बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट इंटू 1 प्लस डी बाई ई बोल सकते हैं आप. ई बाई ई करके 1 आ गया और डी बाई ई रख दिया. और जब कभी भी टैक्स रेट दिया होता है, अगर टैक्स रेट दिया होता है तो यहाँ पर हम लोग डी के साथ 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि टैक्स एडवांटेज का इफ़ेक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाए. यहाँ पर जहाँ डी है ना उसके साथ 1 माइनस टी जुड़ जाता है. अगर टैक्स रेट दिया होता है तो प्रोपोर्शन को चेंज करते हैं इसमें. सो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 माइनस टी प्लस ई डिवाइडेड बाई ई. तो यहाँ पे 1 माइनस टी हो जाएगा. अब बीटा ऑफ इक्विटी को हम लोग क्या सिखाते हैं, इट इज़ इक्वल टू लीवर्ड बीटा, और बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा. तो बी एल इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. ये कराया जाता है आपको. बट ये जब करते हैं तो अजम्पशन क्या रहता है, बीटा ऑफ डेट इज ज़ीरो. तब आप ये एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हो. बट इन केस इफ a scenario arises where beta of debt is not zero, if beta of debt is not zero, then you cannot use this shortcut. In that case you will have to use this full long cut. ये long cut हमेशा as it is रहेगा. Whenever beta of debt is zero you can use a shortcut. That means if beta of debt is not given you can use this, but if beta of debt is given you will have to stick to this ग्रीन वाला बॉक्स का एक्सप्रेशन. और ये सम अभी हम जो करा रहे हैं उसका यूनिकनेस यही है कि यहाँ पे डेट बीटा दिया हुआ है. तो डेट बीटा देने से आपका बेसिक फंडा खाली ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू ये वाला. इसके बेस पे सम क्रैक होगा. ठीक है, सम का जो कोर क्रक्स है वो वही है. देखिए अब क्या बोल रहे हैं, इक्विटी ऑफ KGF लिमिटेड इज 410 करोड़, इट्स डेट इज वर्थ 170. सो अभी इनके पास इक्विटी कितना है, देयरफॉर अगर 410 करोड़ इक्विटी है और डेट उसमें 170 है, तो टोटल कैपिटल कितना है यहाँ पे, टोटल कैपिटल कितना हुआ, इक्विटी 410 है और डेट 170, टोटल कैपिटल हो गया 580 करोड़. प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट्स वैल्यूज एट्रीब्यूटेबल टू 74% विच हैज एन एसेट बीटा ऑफ 1.45. एसेट बीटा दिया हुआ है 1.45. बैलेंस वैल्यूज अप्लाइड ऑन स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल डिवीजन विच हैज एन एसेट बीटा ऑफ 1.2. ठीक है, और फिर KGFL का डेट बीटा इज 0.24. क्या क्या दिया हुआ है ठीक से समझो. कंपनी का बात हो रहा है, कंपनी का 2 डिवीजन है. एक हम छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं. कंपनी का 2 डिवीजन है. डिवीजन ए है प्रिंटर डिवीजन है, और फिर आपका स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल डिवीजन है.
प्रिंटर और स्पेयर एंड कंज्यूमेबल। प्रिंटर डिवीजन में यहाँ पर बीटा है आपका एसेट बीटा 1.45 और 1 यहाँ पे 2। फिर कितना परसेंट ऑफ कंपनी प्रिंटर डिवीजन है? 74% ऑफ वैल्यू ऑफ द कंपनी इज प्रिंटर डिवीजन, तो रिमेनिंग 26% इज स्पेयर्स डिवीजन। करेक्ट। सो यहाँ पे KGFL का डेट बीटा है, किसी डिवीजन का बीटा नहीं है। ओके, KGFL का डेट बीटा है। तो KGFL का एसेट बीटा का 2 हिस्सा दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इससे क्या आ जाएगा? बीटा ऑफ एसेट ऑफ KGFL आ जाएगा। KGFL का एसेट बीटा आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विटी बीटा निकाल दो। किसका निकालोगे? ऑफ कोर्स KGFL का ही निकालोगे, आप किसी डिवीजन का नहीं निकाल पाओगे क्योंकि डेट बीटा KGFL का मालूम है, इक्विटी बीटा निकालना है। और एसेट बीटा आपका आ सकता है बाय कंबाइनिंग दिस टू। तो यहाँ एसेट आ गया, मैंने कॉन्सेप्ट दिया एसेट बीटा किस तरह से डेट और इक्विटी बीटा का एवरेज है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? एसेट बीटा आ जाएगा, वेटेड एवरेज ऑफ 2 डिवीजन का एसेट बीटा करके, बीटा ऑफ डेट दिया हुआ है। ठीक है। और EDE सब दिया हुआ है। इक्विटी कितना है अपना? 410 करोड़ है। डेट कितना है? 170 करोड़ है। जो दिया हुआ है मैं उसको सर्कल कर दे रहा हूँ, मैंने हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये डी मिल गया, ई मिल गया। टैक्स रेट आपको दिया है क्या? टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है अभी फर्स्ट पार्ट में, तो मत लो। फर्स्ट पार्ट में नहीं दिया हुआ तो मत लो। सेकंड पार्ट में भी टैक्स रेट नहीं दिया हुआ तो मत लो। दिया होता तो यूज़ कर लेते, तो टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है। इसको पुट करके आपको BE निकाल के लाना है। ठीक है, चलो करो। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ना। पार्ट वन इज आपको निकालना है इक्विटी बीटा ऑफ KGFL। इक्विटी बीटा ऑफ KGFL। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? बीटा ऑफ एसेट निकाल रहे हैं ऑफ KGFL। तो हम अज्यूम करें दैट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ एसेट बीटा of its two divisions and that will be equal to 74% of 1.45 plus 26% of 1.2. (74% of 1.45 plus 26% of 1.2). This is coming 1.385. So now from this we have to find equity beta. तो हम लोग पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। E बाई डी प्लस ई कर दिया अभी क्योंकि टैक्स रेट लागू नहीं है, प्लस डी बाई डी प्लस ई कर दिया। इसमें ये मालूम है 1.385। बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है। इक्विटी है 410 और डेट था 170 करोड़। डेट है 0.24, यही था ना 0.24, राइट, इंटू 170 बाई 170 प्लस 410। तो सॉल्व करिए आप इसको, देखिए बीटा ऑफ इक्विटी क्या आ रहा है। प्लीज सॉल्व दिस एक्सप्रेशन।
So this is coming 1.86 and this is beta of equity of KGFL. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहे फिर से बीटा ऑफ इक्विटी बताओ, वापस से बीटा ऑफ इक्विटी बताओ. इफ KGF डिसाइडेड टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन बाय रेजिंग फर्दर डेट एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी टू हैव इट्स डेट इक्विटी रेशियो एट 1.9. जब कभी भी कोई डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा दिख रहा होता है उसका मतलब होता है ये रेशियो है D/E. D/D प्लस ई कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा. D/D प्लस ई हमेशा पॉइंट में रहता है. ये बेसिक फंडा बताया हुआ है आपको. अज्यूम दैट प्रेजेंट डेट बीटा इज 0.35 and any further funds raised by way of debt will have a beta of 0.4. प्रेजेंट डेट बीटा को चेंज कर रहा है 0.35, जो 0.24 था उसको चेंज करने बोलता है. और फिर बोल रहे नया जो डेट आप उठा रहे हो बाजार से उसका बीटा हो गया 0.4. तो दो तरह का डेट आ गया. तो कुछ नहीं, वेटेड एवरेज करते समय एक डेट ले रहे थे, अब दो तरह का डेट लेंगे. तीन चीज़ का वेटेड एवरेज होगा, एक इक्विटी का, एक डेट 1 का, दूसरा डेट 2 का. ठीक है, तो डेट 1 का बीटा मालूम है, डेट 2 का मालूम है, इक्विटी बीटा निकालना है. बस आपको थोड़ा प्रोपोर्शन अच्छे से समझना है बाय यूजिंग दिस डेट इक्विटी रेशियो. ठीक है, देखो क्या होगा एक बार समझते हैं. प्रोपोर्शन क्या है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है वो खाली समझ में आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा. पार्ट 2 में हमारे पास टोटल कैपिटल यदि कितना है 410 प्लस 170 करके 580 करोड़ है. करोड़ था कि लैक्स था? करोड़ था प्रेजेंट में. ठीक है, अब बोल रहे न्यू डेट इक्विटी रेशियो है 1.9. सो देयरफॉर नया डेट कितना होगा 580 इंटू 1.9. आप ऐसे बोल सकते हो इट इज़ 1.9:1 और सिंपल हो जाएगा समझने के लिए. तो 1.9 बाई 2.9 देखो कितना होगा 580 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 2.9. सो दिस कमिंग 380 करोड़. ये नया टोटल डेट है बट उसमें से प्रेजेंट डेट कितना है, एग्जिस्टिंग डेट. प्रेजेंट डेट हमारा कितना था यहाँ पे 170 करोड़ था ना. तो 170 करोड़ माइनस करेंगे तो 210 करोड़ हमारा न्यू डेट आ गया. न्यू डेट, तो क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का बीटा अलग अलग है और बचा हुआ जो है वो इक्विटी हो जाएगा. तो नया इक्विटी क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, नया इक्विटी अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर टोटल डेट आपका 380 है तो 580 माइनस 380 करने से नया इक्विटी हो गया मेरा 200 करोड़. सो कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर मैं एक ढांचा बना दूं तो मेरे पास क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है. पहला है इक्विटी. क्या क्या है, इक्विटी. उसका अमाउंट है मेरे पास, अमाउंट कितना है इक्विटी का मेरे पास 200. दूसरा है मेरे पास प्रेजेंट डेट, उसका अमाउंट है 170. और एक नया डेट आ गया उसका अमाउंट है 210. सब मिला के वही 580 है, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, और फिर आपके पास सबका बीटा है, ये निकालना है आपको, बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है. प्रेजेंट डेट का नया बीटा दे दिया क्वेश्चन में, बोल रहा है वो आप मान लेना 0.35 और नया डेट का मान लेना 0.4. तो 0.35 और 0.4, 0.35 0.4. सो आपका मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज बनेगा. तो अकॉर्डिंगली आप वेटेड एवरेज का इक्वेशन बनाइए. अज्यूम कर लेगा, अज्यूमिंग कि बीटा ऑफ एसेट चेंज नहीं हो रहा है, बीटा ऑफ एसेट इज सेम विद द न्यू स्ट्रक्चर. उसमें कोई चेंज नहीं होगी, प्रोजेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो हम समझ रहे हैं कि बीटा ऑफ एसेट सेम ही है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन से 1.385 जो बीटा ऑफ एसेट था इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी
इंटू इक्विटी का पोर्शन है 200/580 प्लस फिर है 0.35 इंटू 170/580 फिर प्लस 0.4 इंटू 210/580। सो सॉल्व करके क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो, बीटा ऑफ इक्विटी क्या आएगा। $3.299 मेरा तो, मैंने पूरा डेसिमल लेके कर लिया तो 3.299 आ रहा है। अगर आप थोड़ा राउंड ऑफ करके करेंगे तो आसपास कुछ आएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, एकदम सही किया हुआ है। जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1.86, हमारा भी आया था वहाँ पे बीटा ऑफ इक्विटी, और सेकेंड पार्ट है 3.299, जो यहाँ पे 3.296 हो गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ इन्होंने राउंडिंग ऑफ कर दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नया क्वेश्चन था, नया लर्निंग था, अपडेट हो गए आप। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, एकदम अपने आप कर लो, इसमें मेरा रोल नहीं है बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। अपने आप ही करके मुझे दिखा दो, मतलब बेसिकली पॉज करो, अपने आप करो और टेस्ट कर लो अपने आप को। अ कंपनी हैज़ एन EPS ऑफ ₹2.5 फॉर द लास्ट ईयर एंड DPS ऑफ 1, तो ये हो गया D0। अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 2% अ ईयर, सो ग्रोथ रेट। Currently, it is trading at 7 times of its earnings. P ratio. If the required rate of return is 14%, which is KE, compute the following. An estimate of P ratio using Gordon's growth model. तो Gordon growth model बोलता है P0 पहले निकालेंगे हम D1/KE minus G करके। D हमें मालूम है, D0 मालूम है 1, ग्रोथ रेट है 2%, तो 1.02 से मल्टीप्लाई करने से D1 आया। KE है 0.14 और ग्रोथ रेट है 0.02। सो सॉल्व करके आ रहा है ये कितना, देखिए तो 1.02 डिवाइडेड बाई 0.12 करने से ₹8.5 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर करंट P0, दैट इज MPS। MPS इज 8.5 यू कैन से, और अर्निंग्स अगर हमारा 2.5 है तो P रेशियो क्या होगा, MPS/EPS 8.5/2.5, 8.5/2.5 3.4। सेकेंड बोलता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट निकालो इम्प्लाइड बाय करंट P रेशियो। तो करंट P रेशियो हमारा 7 टाइम्स। अब उससे हम ग्रोथ रेट कैसे निकालें, बोलिए कैसे करेंगे। करंट P रेशियो अगर आपका 7 टाइम्स है तो उससे करंट MPS निकाल लो। MPS क्या होगा, 7 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 17.5। Therefore P0 will be equal to, you can say D1/KE minus G
तो बाकी सब फिगर तो मालूम ही है। D1 कैसे आता है? D1 आता है D0 इंटू 1 प्लस जी बाई के ई माइनस जी। सो आपको इम्प्लाइड ग्रोथ रेट निकालना है तो इसमें पुट करके जी निकाल लीजिए। P0 है 17.5 इक्वल टू D0 है 1 इंटू 1 प्लस जी बाई के ई हम लोग का क्या रहेगा? सेम ही रहेगा 14%, क्योंकि हम लोग को जी निकालना है ना, तो माइनस जी कर के अब जी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करके आएगा 7.84%। करो आप सॉल्व। सेवन 7.84 ही आ रहा है, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट में बच्चे फंस जाते हैं यार, इसमें क्या करें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय करंट पी रेशियो में क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो करंट पी रेशियो से करंट एमपीएस निकाल कर उसी प्राइस इक्वेशन में बैठा देना है, तो ग्रोथ रेट आ गया। सेकेंड पार्ट में अटक जाते हैं बहुत बार स्टूडेंट्स, अगर ऐसा पहले का नहीं किया हुआ है तो। देर कैन भी और भी आड़ा टेढ़ा तरीका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी से ही करोगे। बट कोई और तरीका लगाओगे ना तो आंसर हो सकता है डिफ़र करेगा, तो फिर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट भी ना करे, ऐसा भी केस हो सकता है। एसएफएम में कभी कभी ये समस्या होती है, अप्रोच आपका वैलिड भी हो सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, बट इंस्टीट्यूट बहुत बार आपका जो आंसर उनके पास दिया हुआ उसी से मिलाता है। तो इसलिए ये सब क्लास में करा रहा हूँ कि आप एक बार अपडेट कर लो अपने आप को, कुछ मन धड़न से ना करने के वजह जो अप्रोप्रिएट तरीका है एक बार उसी से सीख लो। अब इन्हीं सम को दोबारा करो आप, यू जस्ट रिपीट दिस सम्स अगेन and I will suggest that you solve each and every sum of DJB book. That will be the best. उसको 2 बार करना पड़ता है, आपको पहले भी बोला हूँ। एक बार जैसे ट्यूशन में कर लो, वो हो गया, ट्यूशन के साथ साथ आप होमवर्क कर लेते हो, एक बार घर जाके देख लेते हो, वो एक बार हुआ। उसके बाद सेल्फ स्टडी में 2 बार आपको एसएफएम का सम घिसना पड़ता है। अब वो कैसे घिसेंगे, एक बार तो सर का मैथ को फिर से सॉल्व कर लिया, फिर दोबारा सर का मैथ सॉल्व करने में ना, वो मैथ में ऐसे ही एक बार सर के साथ पढ़ लिया था, फिर सर का मैथ एक बार और पूरा सॉल्व कर लिया, तो सर का मैथ को सर के साथ जो सॉल्व किया वो तो हो गया, फिर एक बार सेल्फ स्टडी के दौरान सॉल्व किया वो। बट मैं बोलता हूँ एक बार और करना है, वो एक बार और करने के लिए एक नया बुक दे दिया, डीजेबी, दिव्य जड़ी बूटी बुक, इससे सारा सम सॉल्व करो। इसमें बहुत सारा सम तो कॉमन ही मिल जाएगा आपको, तो कॉमन मिल गया तो भी करो ना, एक बार नहीं करोगे ना तो सेट नहीं होता है माइंड में, वो छोटा छोटा ट्रिक रह जाता है क्वेश्चन का। एसएफएम में क्या है, तो कॉन्सेप्ट इतना सारा, वो सारा का सारा याद रखो, प्लस हर सम में कुछ ना कुछ अलग अलग बारीक बारीक अप्रोच है जो कभी कभी कॉन्सेप्ट्स में नहीं कवर होता है, वो सम में जाके ही देख के समझ में आता है। तो ये सब अब इसका कोई सम कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसका सम से ही आपको क्लिक कराना है कि ओके इस तरह से बैक कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है जी। तो इक्विटी एनालिसिस एक बार इस दिव्य जड़ी बूटी बुक से जितना था एक बार के लिए भी ख़त्म हो गया,
ओके मैंने बोला ना, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसमें फ्री कैश फ्लो ऑफ फॉर्म, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, EVA भी कराता हूँ, वो मैंने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में शिफ्ट कर दिया है इस बुक में। तो इस बुक का जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर होगा उसमें वो सब कवर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।